गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी में यूनिट 1 चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि प्रबंध क्या होता है। हम सबको पता है कि प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराती है। ये संकुचित अर्थ में उसका अर्थ हो गया। व्यापक अर्थ में क्या हम बात करेंगे कि प्रबंध जो प्रबंध का संबंध होता है वो मानवीय तत्वों से होता है। प्रबंध के कार्यों में सभी कार्यों का समावेश होता है। सभी कार्य कौन से, जैसे कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, अभिप्रेरण, नियंत्रण, इन सभी कार्यों को शामिल करता है। प्रबंध प्रशासन द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूरा करता है और वो सामूहिक प्रयत्न पर बल देता है। ये तो गया हमारा प्रबंध का अर्थ। अब हम बात करेंगे प्रबंध की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताओं फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? गतिशील। देखो, प्रबंध के सिद्धांत बेटा स्थिर नहीं होते हैं, वो गतिशील होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। क्योंकि प्रबंध का संबंध किससे होता है? मनुष्य से। और मनुष्य कैसा है? एक परिवर्तनशील प्राणी है जिसमें समय समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत भी कैसे हैं? गतिशील हैं, वह समय के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रबंध अपने समक्ष जो समस्याएं आती हैं उनका सूक्ष्म विश्लेषण करता है और गंभीर निर्णय लेकर उसको पूरा करता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ प्रबंध के सिद्धांतों में भी परिवर्तन आते हैं। आया आपको समझ में? पहला पॉइंट प्रबंध के सिद्धांत गतिशील। सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखो, महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें सारे कार्यों का समावेश है। अब सारे कार्य कौन से हैं? प्रबंध में नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वय, जो हम बार बार रिपीट करते हैं कार्यों को, वो सभी कार्य प्रबंध के काम में शामिल होते हैं। इसलिए वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य निश्चित होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रबंध सामूहिक प्रयत्न पर बल देता है। प्रबंध स्वयं कोई काम नहीं करता है, वह मानवीय प्रयासों पर बल देता है, यानी सामूहिक रूप से कार्य करवाता है। इसलिए हम इस पॉइंट में कह सकते हैं कि प्रबंध सामूहिक प्रयासों पर बल देता है। इसके बाद प्रबंध कला और विज्ञान है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कला विज्ञान क्यों है। क्योंकि कला जो अपने नियम और जो सिद्धांत है उनका उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करता है कार्य के रूप में, इसलिए कला है। विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि विज्ञान के कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ही जो प्रबंध है उनके भी कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, इसलिए हम उसको हम कला कहते हैं। इसके बाद प्रबंध पेशे के रूप में। अब पेशे के रूप में क्यों है? क्योंकि जो पेशेवर व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इन सभी की भांति आज भी प्रबंध विज्ञान पेशे के रूप में स्थापित हो गया है। मतलब आज प्रबंध को हम पेशे के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। ये हो गया अपना प्रबंध की विशेषताएं। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे प्रबंध की विषय सामग्री। इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हमारा अगला क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। प्रबंध के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो ये दो क्वेश्चंस हम एक आंसर के साथ तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें प्रबंध की विषय सामग्री, तो जिसको हम बोलते हैं नियोजन। नियोजन के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी कार्य करने से पहले उस कार्य की रूपरेखा बनाना ही नियोजन है। जैसे कब कौन सा कार्य कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम नियोजन में करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये जो नियोजन का पॉइंट है, नियोजन मूल रूप से कार्यों को व्यवस्थित करने, कार्यों को करने से पहले उसका मनन करने और कार्य के अनुमानों की तुलना करने में तथ्यों के आधार पर करने का प्राथमिक रूप से मानसिक चिंतन है। तो कुल मिला के नियोजन में हम पहले क्या करते हैं, कार्य का जो भी कार्य शुरू किया जाता है उसकी रूपरेखा बनाते हैं, उसको तैयार करने के लिए अनुमान लगाते हैं और उसके क्या परिणाम होंगे उनकी भी समीक्षा हम नियोजन में करते हैं। क्योंकि नियोजन बेटा पूर्व अनुमान होता है। सेकंड है संगठन। तो संगठन का आशय क्या होता है कि नियोजन द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। नियोजन में जो रूपरेखा बनाई जाएगी उसको पूरा करने का कार्य किसका रहेगा? संगठन का। इसलिए संगठन को क्या बोला गया है? नियोजन द्वारा लक्ष्यों को पूर्ति करने वाला तंत्र है। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा नियंत्रण।
नियंत्रण के अंतर्गत इस बात की जांच पड़ताल की जाती है कि समस्त कार्य नियोजन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, कहीं कार्यों में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई। तो कुल मिला के नियंत्रण में क्या होता है, नियोजन द्वारा जो कार्य बनाए गए हैं उन कार्यों की देखरेख की जाती है। अगर कुछ गलती या कमी पाई जाती है तो उसको सुधारने के लिए उपाय किए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है अपना समन्वय। देखो, समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल बिठाना। क्या होता है? तालमेल। समन्वय किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य इस ढंग से कार्यों का आवंटन करना है कि आपस में तालमेल या सामंजस्य बना रहे और कार्य सद्भावना पूर्वक हो सके। अगला पॉइंट अपना है निर्देशन। निर्देशन का अर्थ क्या होता है? देखो, निर्देशन मीन्स होता है आदेश देना या निर्देश देना, और निर्देश एक व्यक्ति को नहीं होते, सामूहिक रूप से दिए जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। निर्देशन का आशय संस्था के विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना है कि कार्य कैसे करना है, यह सुनिश्चित करना कि वे अपना कार्य उसी प्रकार कर रहे हैं या नहीं। उसको निर्देश लिखित रूप में होते हैं ताकि उनके परिपालन में कोई अवहेलना ना हो सके। तो निर्देश मतलब व्यक्तियों को कार्य के संबंध में निर्देश दिए जाते हैं कि उनको कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है। ठीक है, निर्देश लिखित और मौखिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अगला है अपना अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मतलब अभिप्रेरण होता है एक प्रोत्साहन देने, कार्य को प्रोत्साहन देने वाली क्रिया है जो टीम के सदस्यों को अपने समूह के प्रति ईमानदार होने, स्वीकृत कार्य को नियमित रूप से करने और अपनी भूमिका को प्रभावपूर्ण ढंग से करने के लिए तत्परता और प्रेरणा देती है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभिप्रेरण व्यक्ति की जो मनोबल होता है उसको मनोबल पर बल देती है, यानी उसके कॉन्फिडेंस को जागृत करती है या उसकी इच्छा शक्ति को वो जागृत करती है। कर्मचारियों को हम अभिप्रेरण देकर उनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अभिप्रेरण दो प्रकार से दिया जा सकता है, वित्तीय अभिप्रेरणा द्वारा और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा द्वारा। नियुक्तिकरण में कर्मचारियों के भर्ती से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, सेवानिवृत्ति, ये सारे जो प्रोसेस होती है वो नियुक्तिकरण में की जाती है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन समझा प्रबंध की विषय सामग्री, और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कौन सा तैयार हो गया, प्रबंध के मुख्य कार्य। अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। इस क्वेश्चन को पढ़ने का रीजन सबसे बड़ा तो ये है कि इस क्वेश्चंस के थ्रू हमको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। जो वन वर्ड या फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस इस ऑब्जेक्टिव्स में पूरे हो जाते हैं, यानी इसमें से हमको मिल जाते हैं और क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला हम अंतर है इसमें प्रबंध, प्रशासन और संगठन में। पहला अंतर क्या है, क्षेत्र। तो प्रबंध का क्षेत्र केवल नीतियों को पूरा करने तक ही रहता है, इसलिए उसका क्षेत्र कैसा हो गया, विस्तृत। प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर ही रहती है, इसलिए उसका क्षेत्र कैसा रहता है बेटा, व्यापक। संगठन का क्षेत्र हम संकुचित मानते हैं। संकुचित क्यों? क्योंकि केवल इन दोनों के ही आदेशों का पालन करता है संगठन, इसलिए इसका क्षेत्र कैसा हो गया, संकुचित। अगला है नीतियाँ। देखो, नीतियाँ लागू करने का कार्य किसका है, नीतियाँ लागू करने का कार्य प्रबंध का है, और नीतियाँ बनाता कौन है, प्रशासन। ये ऑब्जेक्टिव बहुत आता है कि नीतियाँ और उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है, तो आप लोग ध्यान रखें, नीतियाँ और उद्देश्यों का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला संगठन नीतियाँ लागू करने हेतु व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है, यानी जो नीतियाँ लागू की गई उसको पूरा करना है तो समूह का निर्माण संगठन द्वारा होता है। किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो प्रबंध मानव शक्ति द्वारा, क्योंकि प्रबंध का संबंध मानव से होता है, श्रमिकों से होता है, तो वो श्रमिकों की यानी श्रम शक्ति से प्रभावित होता है। प्रशासन बाह्य घटकों से, बाह्य घटकों में जैसे जो कारखाने के वजह से सरकार की नीतियाँ हैं, कर दर है और जो भी नए नियम कानून होते हैं उनसे वो प्रभावित होता है। और संगठन यह प्रबंध का सहयोगी तंत्र है, ये प्रबंध से प्रभावित होता है। दायित्व, यह व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व निभाता है, कौन, प्रबंध। और प्रशासन व्यवसाय को बुनियादी नीति प्रदान करने और पूंजी प्रदान करने का कार्य करता है। संगठन प्रबंध में और शासन के मध्य समन्वय लाने की भूमिका निभाता है। अब आता अगला पॉइंट, भूमिका। तो प्रबंध को भूमिका हमने प्रबंध की तुलना किससे की गई है, आत्मा से।
प्रशासन की तुलना मस्तिष्क के और संगठन की तुलना शरीर से। इसके बाद स्तर वाला पॉइंट ले लेते हैं हम। स्तर वाला पॉइंट में क्या है कि प्रबंध किस स्तर का प्रभारी है, तो प्रबंध मध्य स्तरीय प्रभारी है और प्रशासन उच्च स्तरीय और जो संगठन है उसको हम निम्न स्तरीय प्रभारी बोल सकते हैं। अधिकार लागू करने का कार्य प्रबंध का होता है और अधिकारों का निर्धारण कौन करता है, प्रशासन, और ये अधिकारों से प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स के माध्यम से हमारे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर होते हैं। अधिकारों को लागू कौन करता है, तो प्रशासन करता है। अधिकारों से प्रभावित कौन होता है, तो संगठन होता है। मस्तिष्क की तुलना किससे की गई है, तो प्रशासन से की गई है। तो इस तरह से कई ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू तैयार कर सकते हैं।